दोस्तों नमस्कार। मध्यकालीन भारत के इतिहास की यह तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको सल्तनत काल के बारे में समझाऊंगा, जो कि हमारे इस विषय सूची का तीसरा टॉपिक है। मैंने याद है विषय सूची समझाई थी पहले वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक मैं मध्यकालीन भारत में पढ़ाऊंगा। तो ये मेरी सूची जो मैंने बनाई थी उस सूची की यह तीसरी टॉपिक है जिसमें मैं सल्तनत काल के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए ये बात है 1206 की। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद, जब 1206 में मोहम्मद गौरी मर जाता है तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 से लेकर के 320 सालों तक यानी 1526 तक भारत में 5 अलग अलग मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया। इससे पहले भारत में किसी मुसलमान सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी, कोई मुसलमान सत्ता। लेकिन 1206 के बाद आप देखेंगे कि 1526 तक, 1206 से लगा करके 1526 तक भारत में 5 मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया, जिसको हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे आपसे सल्तनत काल क्या है तो आप बताएंगे कि सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 तक जो दिल्ली की गद्दी रही, जो भारत में शासन की स्थापना मुसलमानों ने की थी, उसके 5 मुस्लिम राजवंशों ने, एकदम क्रम से याद रखेंगे, पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन 5 राजवंशों ने 320 सालों तक भारत में दिल्ली की गद्दी पर राज किया। इसे ही हम सल्तनत काल कहते हैं। अब देखो इसको क्रम से याद रखना है। क्यों क्रम से याद रखना है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है, दे देगा 4-5 शासकों का नाम दे देगा, बोलेगा क्रम से लगाइए इनको कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इनको याद करने की आप एक अगर याद नहीं हो, ऐसे 5 नाम है, 5 नाम तो याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप अपने मन में दोहराइए, गुल खिले तो सैयद लोदी, गुल खिले तो सैयद लोदी। तो गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश और तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सैयद लोदी वंश हो जाएगा, सैयद वंश और लोदी वंश हो जाएगा। और ये भी पूछता है कि किस राजवंश ने सबसे अधिक टाइम तक शासन किया। तो गुलाम वंश ने 84 वर्ष शासन किया, खिलजी वंश ने 30 वर्ष शासन किया, तुगलक वंश ने 94 साल शासन किया और सैयद वंश ने 37 वर्ष शासन किया और लोदी वंश ने 75 वर्ष शासन किया। तो इससे आप क्या करेंगे, उनके वर्षों का अनुमान लगा लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि कितने कितने वर्षों तक शासन किया, इसके क्रम में लगाइए। तो इसका क्रम उलट जाएगा, सबसे पहले तुगलक आ जाएगा, फिर लोदी आ जाएंगे, फिर गुलाम आ जाएंगे, फिर सैयद आ जाएंगे, फिर खिलजी आ जाएंगे। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि गुल खिले तो सैयद लोदी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और इसको ऐसे याद कर लीजिए, सोचिए 84 30 94 37 75, 84 30 94 37 75। इसको आप समझिए कि आपकी फ्रेंड का कोई नंबर है ना, वो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो जाए भाई, लेकिन 84 30 94 37 75 नंबर है मोबाइल का। इसको याद कर लीजिए, कोई रॉन्ग नंबर बन जाएगा, इस पर फ़ोन लगा के देख लीजिएगा कौन है। नहीं फ़ोन मत लगाना किसी को अननोन। देखो तो ये 320 वर्षों का जो शासनकाल रहा, इसी को हम क्या कहते हैं, सल्तनत काल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सल्तनत काल में जो पहला वंश है, जिस पहले वंश ने शासन किया, उसको कहते हैं गुलाम वंश। ठीक, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी गुलाम वंश के बारे में समझाऊंगा, इसी गुलाम वंश के 84 सालों के शासनकाल को समझाऊंगा। और ये आपको याद करने से ना, कौन कितने वर्ष शासन किया, सन याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1206 से स्टार्ट हुआ, 1526 में ख़त्म हुआ। तो 1206 में अगर आप 84 जोड़ दें तो पता चल जाएगा गुलाम वंश ने कितने वर्ष शासन, कब से कब तक शासन किया। तो 1206 में अगर 84 जोड़ देंगे तो 1206 से आगे बढ़कर क्या हो जाएगा, 1290 हो जाएगा। तो 1290 आपको पता चल जाएगा गुलाम वंश ने कब तक शासन किया, 1206 से 1290 में। तो उसके बाद आप खिलजी का समय याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1290 में गुलाम वंश खत्म हो गया। तो खिलजियों ने 30 वर्ष शासन किया, तो 1290 में 30 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। तो खिलजियों ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तो इस तरह से आप 20 में फिर 94 जोड़ देंगे तो तुगलक मिल जाएगा, फिर जो आएगा उसमें 37 जोड़ देंगे तो सैयद मिल जाएगा, फिर उसमें जोड़ देंगे 75 तो लोदी मिल जाएगा, और 1526 में इसका शासनकाल समाप्त हो जाएगा। कौन समाप्त करेगा, बाबर आकर के समाप्त कर देगा। तो सल्तनत काल के जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की। कैसे कि गुलाम वंश, गुल खिले तो सैयद लोदी,
84, 30, 94, 37, 75। इससे आपको सारे क्वेश्चन सल्तनत काल से जो पूछता है कि शासकों का क्रम बता दीजिए, या फिर आप ये बता दीजिए कौन कितने वर्ष तक शासन किया, या फिर ये पूछता है कब से कब तक किसका शासन रहा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, 1206 याद रखना है, 1526 याद रखना है। 1526 नहीं याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। 1206 में एक बार 84 जोड़ दीजिए तो गुलाम वंश का शासनकाल पता चल जाएगा। फिर जो आए उसमें 30 जोड़ दीजिए, फिर जो आए 94 जोड़ दीजिए, फिर जो आए 37 जोड़ दीजिए, फिर जो आए 75 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको क्या होगा, सल्तनत काल के जो क्रम वाले क्वेश्चन पूछते हैं या सन याद करने का क्वेश्चन होता है, डेट याद करने का, कब से कब तक किसका शासनकाल रहा, तो ये सब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं इस गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश ने जो 84 साल शासन किया, उसमें किस तरह से गुलाम वंश ने शासन किया और गुलाम वंश में कौन कौन से राजाओं ने या कौन कौन से सुल्तानों ने इस पर शासन किया, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश के कई नाम हैं, जैसे इसको ममलूक वंश भी कहते हैं, और इसी को इलबरी वंश भी कहते हैं, और इसी को दास वंश भी कहते हैं। ठीक, तो चाहे हम गुलाम वंश कहें, चाहे हम ममलूक वंश कहें, चाहे इलबरी वंश कहें, चाहे गुलाम वंश कहें, बात सारी एक ही है। 1206 से लेकर के 1290 तक इसने शासन किया गुलाम वंश ने, जिसका संस्थापक कौन था, एक गोरी का गुलाम, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के गुलाम ने इसको स्थापित किया था, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि इसको गुलाम वंश न कह करके ममलूक वंश कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप पूछेंगे ममलूक और गुलाम का मतलब क्या होता है। देखिए, ममलूक का मतलब भी गुलाम होता है, और गुलाम का मतलब भी गुलाम होता है, दास का मतलब भी गुलाम होता है। ठीक, इसको मैं जरा सा आपको समझाता हूँ, ममलूक और गुलाम में अंतर क्या होता है, यहाँ समझा देता हूँ। देखो, हैं दोनों गुलाम, जो दास हैं, दास या गुलाम कहें तो गुलामों की दोनों कैटेगरी है। एक को हम कहते हैं ममलूक। देखो, समझो इस बात को ध्यान से, ममलूक और गुलाम में अंतर क्या है। एक को कहते हैं ममलूक, एक को कहते हैं गुलाम। अब देखो इसमें अंतर क्या है। जो ममलूक होते हैं, ममलूक वो स्वतंत्र माता पिता की संतान होते हैं। जैसे एक माता पिता हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो जाकर के किसी का गुलाम बन गया तो उसको हम ममलूक बोलेंगे। लेकिन गुलाम किसको बोलते हैं या दास किसको बोलते हैं, तो गुलाम दास दोनों एक ही को बोलते हैं। तो गुलाम या दास उसको बोलते हैं कि जो माँ बाप भी गुलाम रहे हों किसी के। मान लो कोई माँ बाप हैं, वो किसी के गुलाम रहे हों, अब गुलाम रहते हुए इनको बच्चा पैदा हुआ तो गुलाम का बच्चा गुलाम पैदा हुआ। तो वो जो गुलाम का बच्चा गुलाम पैदा हुआ वो तो जन्मजात गुलाम हो गया ना। तो जो जन्मजात गुलाम हो उसको हम गुलाम बोलते हैं या दास बोलते हैं। लेकिन जो जन्मजात दास या गुलाम ना हो, बाद में चल करके गुलाम बना हो, पैदा होने के बाद गुलाम बना हो, यानी उसके माता पिता स्वतंत्र रहे हों, गुलाम नहीं रहे हों, उसको ममलूक बोलते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा गुलाम था, हैं दोनों गुलाम, चाहे ममलूक कहें, चाहे गुलाम कहें, चाहे दास कहें, हैं किसी के नियंत्रण में, लेकिन बस टेक्निकली टर्म में अंतर इतना है कि जो स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ बाद में गुलाम बना उसको तो हम ममलूक बोलेंगे, और जो गुलाम माता पिता से पैदा हुआ और गुलाम ही रह गया उसको हम क्या बोलेंगे, गुलाम बोलेंगे। ठीक, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्वतंत्र माता पिता की संतान था, इसके माँ बाप गुलाम नहीं थे, ये गुलाम बना था मोहम्मद गौरी का, इसीलिए इस वंश को ममलूक वंश कहना ज़्यादा उचित होगा। इसको कई लोग इलबरी वंश भी कहते हैं। इलबरी का मतलब एक तरह से तुर्की शासन से लिया जाता है कि इसके जो गुलाम वंश पूरा चला उसमें 10-11 शासक आएंगे, अब मैं आगे पढ़ाऊंगा कौन कौन से शासक आए। इसी में कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी में रजिया सुल्तान है, इसी में बलबन है, इसी में सारे लोग हैं, कम से कम 10-11 लोग हैं। तो ये जो इसके जो शासक थे गुलाम वंश के, ये सारे के सारे लगभग तुर्क मुसलमानों से इनका संबंध था, इसीलिए इसको इलबरी वंश भी कहा जाता है। लेकिन स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक ही तुर्क नहीं था, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इलबरी वंश भी कहना उतना ठीक नहीं है जितना ममलूक कहना ठीक है। तो गुलाम वंश कहें, दास वंश कहें, इलबरी वंश कहें या फिर ममलूक वंश कहें, बात एक ही है। गुलाम वंश को हम सूचित कर रहे हैं, लेकिन इस वंश को ममलूक वंश कहना ज़्यादा सही होगा। ठीक, क्यों सही होगा मैंने आपको बता दिया। तो इस वंश का जो संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब समझते हैं इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो
तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक है ये 1206 से लेकर के 1210 तक शासन करता है, यानी कि इसका शासनकाल 4 वर्षों का होता है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, 4 वर्षों तक शासन करता है। लेकिन ये जो शासन करता है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके नहीं करता है, ये अपना शासन कहाँ करता है, लाहौर की गद्दी पर बैठ करके करता है। यानी कि अभी ये दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। सबसे पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, लाहौर बनाई। और राजधानी लाहौर बनाने के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की गद्दी पर बैठा तो इसने 2 उपाधियां धारण की, जिसको कहते हैं मलिक या सिपह सलार। कुछ लोग कहते हैं मलिक की उपाधि धारण की। मलिक सिपह सलार लगभग एक ही चीज़ है। तो मलिक और सिपह सलार की उपाधि इसने धारण की और मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण करके ये लाहौर की गद्दी पर बैठा। इसको देखिए, गुलाम वंश जो शासन स्थापित कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ रहा है। इस चीज़ को बेहद अच्छे से आप नोट कर लेंगे। कहाँ राजधानी है उसकी, लाहौर में राजधानी है। लाहौर राजधानी बना करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान और बादशाह में देखिए अंतर होता है। आप कहेंगे उपाधि धारण करने से क्या मतलब, वो तो सुल्तान बनी गया, लाहौर में शासन करके शासन स्थापित किया यहाँ पर, तो वो सुल्तान बनी गया। लेकिन एक टेक्निकल टर्म होती हैं कुछ, जैसे सुल्तान और बादशाह में अंतर होता है। जिसमें आपसे पूछूं कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, बताइए सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है, तो शायद कई लोग ना बता पाएंगे कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है। देखिए, ये टेक्निकल टर्म है। सुल्तान कहें चाहे बादशाह कहें, है दोनों राजा, लेकिन टेक्निकली अंतर क्या है कि जब इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा आदमी खलीफा होता था, खलीफा का नाम आपने सुना होगा, खलीफा एक पद था। खलीफा पद कैसा था, तो खलीफा का मतलब ये होता था कि मोहम्मद साहब जो इस्लाम के संस्थापक थे, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो आए, उन उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाने लगा। यानी कि खलीफा इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु या सबसे बड़ा नेता कह लीजिए, उसका आदेश सबको मानना होता था। हालांकि खलीफा का पद अब समाप्त हो गया। 1924 में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी ईरान में, तो उसने क्या किया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो अब खलीफा नहीं रह गए हैं। लेकिन 1924 से पहले तक, ये बहुत पुरानी बात थोड़ी ना, अभी 100 साल पुरानी बात है, तो 100 साल पहले तक क्या होता था कि इस्लामिक जगत का एक सबसे बड़ा नेता होता था, उसको हम खलीफा कहते थे। तो जैसे ही वो खलीफा तो इधर बैठता था, ईरान में बगदाद का खलीफा था, तो ईरान के खलीफा से तो जो भी भारत में राजा बना, जो भी मुसलमान भारत में राजा बना, अगर वह खलीफा के नियंत्रण में है, अगर खलीफा से अनुमति लेकर के बैठ रहा है, तो उसको हम सुल्तान कहते थे। और अगर वह खलीफा के नियंत्रण में नहीं है, या खलीफा से अनुमति लेकर के नहीं बैठ रहा है, या बिना खलीफा के परमिशन के बैठ रहा है, बिल्कुल स्वतंत्र शासक है, तो उसको हम कहते थे बादशाह। तो बादशाह का मतलब जो खलीफा से स्वतंत्र हो, बिल्कुल अपने दम पर, अपने ही दम पर पूरा शासन व्यवस्था चला रहा हो, उसको हम बादशाह कहेंगे। और जो खलीफा के नियंत्रण में है, यानी कि खलीफा के नाम से वो शासन कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सुल्तान बोलेंगे। ठीक, तो उसका अगर यहाँ पे कोई सुल्तान बैठा है तो समझ लीजिए कि बागडोर किसी और के हाथ में है, खलीफा के हाथ में। जैसा खलीफा कहेगा वैसा सुल्तान करेगा। लेकिन बादशाह खलीफा के नियंत्रण में नहीं है, बादशाह अपने मन का काम करेगा। इसीलिए कोई कहीं मनमानी करने लगता है तो लोग कहते हैं बेताज बादशाह बन गया है, यानी कि बादशाह की अपनी मनमानी है। लेकिन सुल्तान किसके अंडर में रहेगा, खलीफा के अंडर में रहेगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि ये न तो अपने नाम का सिक्का चलाया कोई, न ही इसने खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या होता है इस्लाम में, आप गूगल पर सर्च करिए और मुझे कमेंट करके बताइए खुतबा क्या होता है। ये मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बता देता चाहता तो, लेकिन बता नहीं रहा हूँ। गूगल पे सर्च करिए और खुतबा क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइए। जो तीसरी चीज़ है, इसने सुल्तान की भी उपाधि नहीं धारण की, यानी कि ये खलीफा के अंडर में नहीं था। खलीफा का कोई कंट्रोल इस पर नहीं था, इस्लामिक जगत के किसी भी नेता का कंट्रोल इस पर नहीं था। तो न तो सुल्तान की उपाधि, न खुतबा पढ़ा, न सिक्के चलवाए ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, लेकिन इसके सामने उत्तराधिकार की चुनौती थी। क्या उत्तराधिकार की चुनौती थी? क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का बेटा तो था नहीं, ये था उसका गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसका बेटा तो था नहीं। तो ऐसा थोड़ी था कि केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ही उसका गुलाम है, बहुत सारे गुलाम रहे होंगे, बहुत सारे अधिकारी रहे होंगे मोहम्मद गौरी के। तो इसको लगा
कि हो सकता है ये लोग विद्रोह करें और वो भी गद्दी प्राप्त करना चाहें, क्योंकि जिसके पास भी बेटा नहीं होता है, जिस भी सुल्तान के पास बेटा नहीं होगा, उसकी गद्दी किसके हाथ में जाए ये कौन डिसाइड करेगा? ये वही लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ताकतवर है, कौन सबसे मजबूत है, कौन सबसे बुद्धिमान है, और कैसे वो राजनीतिक परिस्थितियां बना करके अपने हाथ में सत्ता का कंट्रोल ले लेता है। तो ये उस पर निर्भर करता है। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक बना, इसके साथ उत्तराधिकार की चुनौती थी। क्यों चुनौती थी? क्योंकि तीन और गुलाम थे जो क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे या बहुत चालाक थे, एक तरीके से कहें कि इसके टक्कर दे सकते थे इसके साथ। तो इसने क्या किया कि जो अपनी उत्तराधिकार की चुनौती थी कि कोई और गद्दी न प्राप्त कर ले, उसको खत्म करने के लिए इसने विवाह का सहारा लिया, यानी विवाह किया। आप कहेंगे विवाह से कैसे खत्म हो जाएगा उत्तराधिकार की चुनौती? देखो, इसको खतरा तीन आदमी से था। एक ताजुद्दीन यलदौज से था। ताजुद्दीन यलदौज जो था ना, वो मोहम्मद गौरी का बहुत ही विश्वसनीय आदमी था। और ये जो नसरुद्दीन कुबाचा था, इससे दिक्कत थी इसको कि नसरुद्दीन कुबाचा हो सकता है विद्रोह करे और मुझसे गद्दी छीनने की कोशिश करे। और एक आदमी था जिसका नाम था इल्तुतमिश से भी इसको खतरा था। तो सबसे पहली बात क्या किया इसने, ये ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से ही शादी कर लिया। ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से इसे सेटिंग कर लिया, बोला मुझसे शादी कर लो। तो अब ये ताजुद्दीन यलदौज तो इसके ससुर जी हो गए, तो थोड़ा तो लिहाज करेंगे भाई। तो ताजुद्दीन यलदौज को ऐसे इन्होंने फिक्स किया। दूसरा आदमी तो था नसरुद्दीन कुबाचा, इससे अपनी बहन की शादी कर दी इसने, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने नसरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध का अधिकारी हुआ करता था। सिंध ये क्षेत्र है, देखो ये सिंध का क्षेत्र है। सिंध क्षेत्र का अधिकारी जो था नसरुद्दीन कुबाचा, इससे अपनी बहन की शादी कर दी। और ये इल्तुतमिश जो था, इस इल्तुतमिश से इसने अपनी बेटी की शादी कर दी, यानी कि अपनी बेटी का विवाह कर दिया और इल्तुतमिश को अपना दामाद बना लिया। तो एक को बना लिया ससुर जी, एक को बना लिया बहनोई और एक को बना लिया दामाद। तो यानी इन तीनों से खतरा लगभग क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का टल गया। अब देखो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो कि ये जो इस कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसकी प्रवृत्ति बहुत दानी प्रवृत्ति का था। ये बहुत दान करता था, इतना दान करता था कि इसे लोग लाख बख्श कहने लगे या लाखों का दान करने वाला कहने लगे। बोले कि ये लाखों का दान करता है, ये लाख बख्श है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लोग कहने लगे क्या कि ये दानी है, लाख बख्श है, लाखों का दान करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ निर्माण कार्य करवाए, जिसमें से दिल्ली में इसने बनवाई एक मस्जिद जिसको कहते हैं कुव्वत उल इस्लाम। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी। जो दिल्ली में आप घूमने जाते हैं कुतुब मीनार ना, उसकी नींव इसने रखी। पूरा काम नहीं करवाया कुतुब मीनार का, पूरा काम आगे इल्तुतमिश आके करवाएगा, लेकिन इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। तीसरी चीज, इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अजमेर आप जाएंगे, वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया का ये पहले जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना है ना, ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था। इसी संस्कृत विद्यालय पर इसने कब्जा करके उसको कह दिया कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद आज से इसका नाम रहेगा। तो विद्यालय को इसने क्या बना दिया, मस्जिद बना दिया। तो आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या निर्माण कार्य हैं, तो आप कहेंगे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की इसने नींव रखी, पूरा काम नहीं किया, नींव रखी, और कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद बनवाई दिल्ली में। तो एक मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, एक मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा और एक कुतुब मीनार की नींव रख दी इसने। ये सिस्टम बना दिया। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, और इस बख्तियार खिलजी का पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, और ये यही बख्तियार खिलजी है जिसने बंगाल पर कब्जा कर लिया राजा लक्ष्मण सेन को हरा करके। देखिए क्यों इसने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय दुनिया की मैं दुनिया बोल रहा हूं, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी। 10,000 लड़के पढ़ते थे, 2,000 शिक्षक थे। तब यूनिवर्सिटी का नामो निशान कहीं मिलता था। यूनिवर्सिटी बहुत कंचित मिलती थी, बहुत कम मिलती थी यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में। उस समय बिहार जो था शिक्षा का एक केंद्र था, और वहाँ क्योंकि थे, एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा, एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था विक्रमशिला, इस बिहार वाले इलाके में।
10,000 लड़के पढ़ते थे, 2,000 शिक्षक थे, 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी। 5वीं सदी में इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था, लेकिन ये बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ दिया। देखिए क्यों तोड़ दिया बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी जब बंगाल और बिहार की तरफ गया हुआ था, जब बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार की तरफ गया हुआ था, तो अचानक इसकी तबीयत खराब हुई बख्तियार खिलजी की। और जब बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हुई तो ये बुलाया हकीमों को कि आइए मेरा इलाज करिए। तो जो इसके हकीम थे, जो इसके साथ रहते थे, उन हकीमों ने इसका इलाज नहीं कर पाया। जब वो हकीम हार गए इलाज करते करते, इसकी तबीयत नहीं ठीक हुई, तो इसको सलाह दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक राहुल नाम के वैद्य रहते हैं, एक राहुल नाम के आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं। ये बख्तियार खिलजी भड़क गया, बोला एक काफिर की इतनी औकात है कि ये मुझे ठीक कर देगा। काफिर थे ना उसकी नज़र में, क्योंकि ये इस्लाम धर्म का फॉलोअर था। तो इस्लाम धर्म के लोगों के लिए अन्य धर्मों के लोग काफिर होते हैं। तो कहा कि एक काफिर की इतनी मजाल है कि मुझे ठीक कर देगा। लोग बोले हाँ वही ठीक कर सकते हैं आपको, उसके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो राहुल को बुलाया गया, बोला कि राहुल आप आइए और इनको ठीक करिए। तो ये जो था ना बख्तियार खिलजी, राहुल से बोला इसने कि देखो मैं तुम्हारी दी हुई दवा नहीं खाऊंगा। बख्तियार खिलजी बोला कि ए राहुल, तुम मुझे ठीक तो करो, लेकिन बिना दवा खिलाए ठीक करो। अब दुगनी आफत आ गई हकीमों पर। हकीम कह रहे हैं कि अरे बख्तियार साहब कैसी बात कर रहे हैं, अगर राहुल आपको दवा नहीं खिलाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगे। तो बोला अगर ठीक नहीं हुआ बिना दवा खिलाए तो इस राहुल की गर्दन काटूंगा पहले। राहुल मुस्कुराने लगे। राहुल बोले कि अच्छा बिना दवा खिलाए ठीक करना है। सब बोले हाँ। तो राहुल बोले कि देखिए आज तो मेरे पास दवा का सिस्टम है, अभी बिना दवा वाला ठीक करने का सिस्टम आज नहीं है मेरे पास, वो मैं कल लेकर के आ पाऊँगा आपके लिए। तो हकीम सब और परेशान हो गए। हकीम सब बोले कि अरे राहुल भाई बिना दवा खिलाए कैसे ठीक कर देंगे। तो राहुल बोले देखो जैसे मोहब्बत के सिवा और भी गम होते हैं ज़माने में, उसी तरह दवा के अलावा और भी तरीका होता है ठीक करने का। हकीम सब बोले क्या तरीका है। बोले मैं कल बताऊँगा। तो अगला दिन जब हुआ तो राहुल आए तो इस बार बैग से दवा नहीं निकाले, इस बार बैग से निकाले कुरान की किताब और बख्तियार खिलजी को दिया। बोला कि बख्तियार साहब देखिए इस कुरान को पेज नंबर 50 से लेकर के पेज नंबर 100 तक पढ़ जाइए, आपका सब रोग ठीक हो जाएगा। बख्तियार खिलजी बोला अच्छा कैसे कुरान पढ़ने से ठीक हो जाऊंगा। बोले कि कुरान पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे, गारंटी मेरी है। मैं गीता पढ़ने को तो दे नहीं रहा हूँ, मैं किसी अन्य धर्म की किताब पढ़ने को तो दे नहीं रहा हूँ, तो आप कुरान पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ करके ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी बोला ठीक है। तो कुरान पढ़ा बख्तियार खिलजी, पेज नंबर 50 से लेकर के पेज नंबर 100 तक कुरान पढ़ लिया। और जब कुरान पढ़ा तो ठीक हो गया। इस समय आप सोच रहे हैं कि बिना दवा खिलाए कुरान पढ़ के कोई कैसे ठीक हो गया, उसी तरह उस समय भी लोग सोचने लगे कि बिना दवा खिलाए कुरान पढ़ के कैसे ठीक कर दिया राहुल ने। तो राहुल एक्चुअल में हुआ क्या था कि राहुल ने क्या किया था कि कुरान के पेज नंबर 50 से 100, मतलब 50 से 100 मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई रहा होगा कुछ पेज नंबर से कुछ पेज नंबर तक, उन पेज नंबरों पर उन्होंने क्या कर दिया था, एक दवा का लेप लगा दिया था। और दवा का लेप लगाने से हुआ क्या, वो दवा महक रही थी तो कुछ वो सुगंध ले रहा था बख्तियार खिलजी, और साथ के साथ वो जब पलट रहा था तो उसके हाथ में दवा लग गई। और उसके बाद जब उसने खाना खाया, क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद जब वो खाना खाया तो हाथ धुलने की जरूरत से पड़ी नहीं, तो क्या किया, जब खाना खाया तो उसके हाथ से लग करके वो दवा कहाँ चली गई, मुंह में चली गई। और इतनी हाई पावर की वो दवा थी कि बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। तो इस तरह से वो जब पता चला उसको कि अरे बाप रे बाप, इस नालंदा विश्वविद्यालय में इतने तगड़े तगड़े लोग रहते हैं, तो उसको बहुत जलन हुई नालंदा विश्वविद्यालय से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरह के बौद्ध धर्म के लोग, जैन बौद्ध धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग आगे बढ़ें। तो उसने क्या किया, कहा कि इस विश्वविद्यालय को ही तोड़ दो। नालंदा गया और उसके द्वारा पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया। नालंदा के शिक्षकों की हत्या की गई, नालंदा के छात्रों की हत्या की गई। उसकी 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी, उसमें कम से कम 9-10 मिलियन में पांडुलिपियाँ थीं। उन पांडुलिपियों को उसने जला दिया, आग लगा दिया। और आग लगने के बाद वो इतनी अधिक उसमें पांडुलिपियाँ, हाथ से लिखी हुई लिपियाँ थीं, बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए थे, बहुत सारी दवाएं लिखी हुई थी, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे, बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब हर कुल मिलाकर के पूरा तहस नहस, पूरा बर्बाद कर दिया गया। सारी पांडुलिपियों को जलाया गया। और इतनी अधिक पांडुलिपियाँ थी उस नालंदा विश्वविद्यालय में कि वो लाइब्रेरी 3 महीने तक ऐसे ही जलती रही लगातार। 3 महीने तक लगातार वो लाइब्रेरी जलती रही। इतनी क्रूरता बर्बरता की गई, शिक्षकों को मारा गया, छात्रों को मारा गया इस नालंदा विश्वविद्यालय में।
यही काम उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ किया। और उसके बाद बिहार में ये तबाही मचाने के बाद, बिहार पर कब्जा करने के बाद, ये बख्तियार खिलजी बढ़ जाता है बंगाल की तरफ। उस समय बंगाल का शासक हुआ करता था लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन बंगाल का शासक हुआ करता था और ये लक्ष्मण सेन अपने महल में बैठा हुआ था। उसी समय इस बख्तियार खिलजी ने मात्र 18 लोगों के साथ उसके महल में घुसा, घोड़ों का व्यापारी बनके। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सबसे गजब की कहानी है इतिहास की। देखिए, समझिए ध्यान से कि जो राजा लक्ष्मण सेन जब अपने महल में बैठा हुआ था, उसी समय बख्तियार खिलजी 18 लोगों के साथ महल में घुसता है, घोड़ों का व्यापारी बनके। क्योंकि उस समय अरब के व्यापारी बहुत आते थे घोड़े लेकर के, तो व्यापारियों का दिखना आम बात थी। लेकिन जैसे ये सब महल में घुसे ना, अचानक से तलवार निकाल करके तलवारबाजी चालू कर दी। पूरे महल में अफरा तफरी का माहौल बना दिया और 2-4 लोग बाहर निकले और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बुलाओ बुलाओ, उधर सेना खड़ी, हमारी पूरी तुर्की सेना खड़ी है, आ रही है, आक्रमण हो गया है। मतलब कुल मिलाकर के डरा दिया लक्ष्मण सेन को। और जैसे ही लक्ष्मण सेन को लगा कि अरे बाप रे बाप, 18 लोग महल में घुस आए, पूरी तुर्की सेना पीछे खड़ी है, लक्ष्मण सेन पीछे के दरवाजे से निकल करके भाग गया और बंगाल पर कब्जा कर लिया गया। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी के साथ मात्र 18 लोगों ने, लक्ष्मण सेन उस समय अगर डट गया होता, देखिए यही होता है किसका खेल, यही होता है माइंडसेट का खेल, यही जज्बे का खेल होता है कि अगर आपने ठान लिया, अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत हो जाएगी, और अगर आपने मान लिया तो आपकी हार हो जाएगी। बख्तियार खिलजी ठान करके गया था कि बंगाल पर कब्जा करना है, इसीलिए उसकी जीत हो गई। और लक्ष्मण सेन ने मान लिया कि पूरी तुर्की सेना आ गई है। लेकिन इस बख्तियार खिलजी के पास सिर्फ और सिर्फ बहुत रहे होंगे, मुश्किल से 700-800-900 लोग रहे होंगे। लेकिन लक्ष्मण सेन को लगा पूरी तुर्की सेना आ रही है, तो लक्ष्मण सेन पीछे के दरवाजे से निकल करके भाग गया और मात्र 18 लोगों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और लक्ष्मण सेन को भगा दिया। तो यही होता है, देखिए सर, खेल माइंडसेट का। माइंडसेट का खेल क्या होता है? माइंडसेट का यही खेल होता है कि बख्तियार खिलजी ठान करके चला था कि बंगाल को जीत लूंगा, इसीलिए बंगाल को जीत लिया, मात्र 18 लोगों के बल पर जीत लिया। और लक्ष्मण सेन ने मान लिया कि हमारी हार हो चुकी है, पूरी तुर्की सेना का आक्रमण हो चुका है। तो ये लक्ष्मण सेन हार गया और लक्ष्मण सेन भाग गया। भाग करके पूर्वी बंगाल वाले हिस्से में इधर उधर चला गया। काफ़ी दिनों तक ये शासन करते रहे, लेकिन बंगाल पर तो कब्जा किसका हो गया? बख्तियार खिलजी का कब्जा हो गया। ठीक, तो ये तो रही इस कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति की बात, बख्तियार खिलजी की। उसके बाद होता क्या है, 1210 का टाइम था, चौगान खेल रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था। चौगान एक खेल है जो घोड़े पर बैठ करके खेला जाता है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करिए चौगान, और यही चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक का अध्याय समाप्त हुआ और 1210 में ही कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी, कुतुबुद्दीन के आगे 1210 में ही आराम शाह बैठता है लाहौर की गद्दी पर। आराम शाह लाहौर की गद्दी पर तो बैठता है, लेकिन आराम शाह बहुत अयोग्य शासक था। इतना अयोग्य शासक था कि कई लोग तो ये शक करने लगे कि ये आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का है भी कि नहीं है। आराम शाह पर आज भी शक होता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, कुछ लोग कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का नहीं था।